नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी पीवाईक्यू जीके जीएस सीरीज 2025 में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान के हमने 11 पार्ट का एनालिसिस किया, उसके सारे कॉन्सेप्ट भी सीखे। आज पार्ट नंबर 12 है। पार्ट नंबर 12 में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टर्म में जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं एसएससी में अब तक पूछे गए हैं, उनका एनालिसिस करेंगे और साथ में उसके संलग्न कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 301 कहता है, भारत के सेवानिवृत्त रिटायर्ड राष्ट्रपति के लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित जैसे कौन सा कथन सत्य है। आपको तीन कथन दिया गया है, ए, बी और सी। ये कहता है भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे। बात एकदम सही है कि 2.5 लाख पेंशन के हकदार होंगे। दूसरा क्या कहता है, वे निजी सचिव और एक निजी सहायक सचिव तथा एक अतिरिक्त निजी सचिव, दो चपरासी और प्रतिवर्ष 1 लाख तक के कार्यालय व्यय सहित सचिव जो सचिव स्टाफ होता है उसके हकदार होंगे। ये भी बात एकदम सही है। वे रेल, हवाई तथा स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्च श्रेणी के निःशुल्क यात्रा के हकदार होंगे। ये भी बात सही है। और साथ में अगर मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उनका चिकित्सीय उपचार के लिए तो वह निःशुल्क होगा उनका। तो ये ए, बी और सी तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 302। 302 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले कुल सदस्यों को कहा जाता है। तो आप बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं, उसको बोला जाता है निर्वाचक मंडल। और निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली एंड पुडुचेरी, दिल्ली एंड पुडुचेरी इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं विधान, रुको एक सेकंड, एक और इसमें और एक प्लस स्टेट, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, स्टेट विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर टर्म आया है निर्वाचित सदस्य, इनके सभी के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेंगे और इन्हीं से बनता है इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक मंडल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्वाचक मंडल। आप निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है आप बता सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा सभी स्टेट के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इस चुनाव में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 303। भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए इसमें कहता है कि अगर न्यायिक शक्तियों की बात करें तो आर्टिकल अनुच्छेद 72 72, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के तहत जो भी एक अर्थ न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा देना, प्रविलंबन, प्रतिहार, विराम लगाना, उस पर लघुकरण करना, ये सब चीजें आती हैं। इसमें जो क्षमा का वर्ड होता है, क्षमा, दंडादेश तथा दोष सिद्धि से मुक्ति देना, ये होता है क्षमा कर देना कि दंडादेश दिया गया है, दंड का आदेश दिया गया है तो दोष सिद्धि में मुक्ति दे देना है कि भाई उसको मुक्त कर दिया जाए। ये आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति अपनी न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है। प्रतिहार, प्रतिहार का मतलब होता है मूल सजा के स्थान पर सजा कम कर देना नहीं। प्रतिहार का मतलब होता है कि दंड की प्रकृति को परिवर्तन किए बिना उसकी मात्रा को कम कर देना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल है कि कोई व्यक्ति 14 साल की सजा पाया है और वो 14 साल की सजा वो काट रहा है और अर्जी किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कि हमारी सजा कम कर दी जाए। तो ये जो सजा की प्रकृति है उसको कम ना करके, सजा की प्रकृति तो वही रहेगी
लेकिन समयावधि कम कर दिया जाएगा, मान लो 8 वर्ष कर दिया गया, तो ये समयावधि कम कर दी जाती है, ना कि उसकी प्रकृति कम की जाती है। तो ये तो ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि सजा के स्थान पर सजा कम कर देना नहीं, समयावधि कम कर देना ये होता है, लेकिन सजा की जो प्रकृति है वो सेम रहेगी। लघुकरण सजा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलना लघुकरण कहलाता, बात सही है। प्रविलंबन देश जो दंडादेश के निष्पादन पर थोड़े समय के लिए रोक लगा देना, इसको बोलता है प्रविलंबन। तो यहाँ पर कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। युग्म की प्रतिहार मूल सजा के स्थान पर कम कर देना, ये गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 304। 304 में कहता है भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं? तो देखिए, जब महाभियोग प्रक्रिया आए, चाहे लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में आए, तो इन चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, जिस ही सभा में आता है उसका 1/4 से प्रस्ताव आता है, चाहे लोकसभा में आए या राज्यसभा में। लेकिन जब इसको पास करने की बात आती है तो यह टू थर्ड से पास होता है। ये प्रस्ताव पास होता है, तब आपका ये माना जाएगा कि इन दोनों के सम्मिलित, यानी लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों में के जो सदस्य होते हैं, उनके जो है 2/3 से ये रेजुलेशन पास होता है, तभी ये माना जाएगा कि यह प्रक्रिया पूरी हो गई, तभी राष्ट्रपति अपने पद का त्याग करेगा। यह अनुच्छेद अनुच्छेद 61 में वर्णित। अब देखिए, लोकसभा के मामले में 100 सदस्य, राज्यसभा के मामले में 50 सदस्य। ये तो गलत है, कोई मतलब इसकी काउंटिंग नहीं है कि 50 सदस्य हो या 40 सदस्य हो। जो सदस्य होते हैं उनके सदस्यों का 1/4 यानी 1/4। महाभियोग लगाने वाले सदन चाहे लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्य, बात सही है। महाभियोग लाने वाले सदन या लोकसभा या राज्यसभा के 1/3, ये भी गलत है। तो राज्यसभा के मामले में 1/4 सदस्य, लोकसभा के मामले में 1/3 सदस्य, ये भी गलत है। सदस्य 1/4 ही रहेंगे और पास होने के लिए 2/3 रहेंगे। दोनों की जितनी भी सदस्य संख्या है उसका 2/3 से पास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 305। 305 में कह रहा है कि इनमें कौन सा बहुमत प्राप्त दल का नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है? तो प्रेसिडेंट ही ऐसा पर्सन है जो बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है और उसकी नियुक्ति करता है, यानी कि जो उसको जो है राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और उसी के आधार पर, उसी के जो सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। अपनी कैबिनेट को बनाने के लिए प्रधानमंत्री सलाह देता है कि इनको ये मंत्रालय दिया जाए, तो उसके आधार पे उसको मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसका मेन का काम क्या होता है? राष्ट्रपति जो बहुमत दल का नेता होता है उसको आमंत्रित करता है प्रधानमंत्री के लिए, यानी कि सरकार बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 306। भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन है? केवल नाम मात्र का कार्यकारी तो आपका राष्ट्रपति है, बड़ा बुजुर्ग, जो घर का बुजुर्ग व्यक्ति है। वह केवल नाम मात्र का व्यक्ति है कि उसके नाम से सारे कार्य होते हैं, उनके नाम से वो ग्राम समाज में जाना जाता है, लेकिन वह एग्जीक्यूटिव पावर, फुल पावर नहीं रखता है। ये रखता कौन है? ये प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कार्य करता है, लेकिन यह कार्य सब किसके नाम से होगा? ये जो कार्य होगा ये राष्ट्रपति के नाम से होगा, राष्ट्राध्यक्ष के नाम से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 307। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न
रेजिमेंटों को सलामी कौन लेता है? तो राष्ट्रपति ही लेता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, इसलिए वही इनकी सलामी लेता है। तो भारत का राष्ट्रपति यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के उपराष्ट्रपति के पद की शपथ जो है दिलाता है आपका भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसको शपथ दिलाता है सीजेआई, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 309। 309 में कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित है? तो चुनाव संबंधित आपका कई बार आप पढ़ते चले आए हैं, आर्टिकल 54 है, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की जाती है। राष्ट्रपति निर्वाचन निर्वाचन की बात की जाती है। और 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 78 क्या कहता है? 78 में कहता है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संदर्भ में प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य है उसका वो निर्वहन करेगा। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है जितने भी कार्य होते हैं उनका ब्यौरा राष्ट्रपति को वो बताए, उनको समझाए, उनको उसके बारे में अवगत कराए। आर्टिकल 103 ये कहता है, आर्टिकल 103 कहता है सदस्यों को जो निर्भरताएं हैं उनके संदर्भ में जो प्रश्न है उसको विनिश्चित करता है, प्रश्नों को विनिश्चित करता है, ये आर्टिकल 103 में कहा गया है। तो इसमें जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन के मामले में आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 310। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित है? ध्यान में रखें जो चुनाव प्रणाली है इससे संबंधित है अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 54 अभी जस्ट आपने पढ़ा है। यह क्या करता है? निर्वाचन करता है, राष्ट्रपति निर्वाचन, निर्वाचन की बात करता है, राष्ट्रपति निर्वाचन। लेकिन यह क्या बात करता है? प्रणाली की बात करता है, क्या प्रणाली होगी राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए? राष्ट्रपति निर्वाचन में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, यह निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों में आप जानते हैं तो निर्वाचित सदस्य ही आते हैं, यानी कि निर्वाचित सदस्य दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। यह प्रक्रिया कैसी होती है? यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होती है। आप कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर इसका चयन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। 311 निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और राज्य विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये तो बात सही है। और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य, मनोनीत नहीं आएगा इसमें, मनोनीत सदस्य जिसको राष्ट्रपति ने खुद अपॉइंट किया है वह राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कर सकता है? तो नहीं करेगा। केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये भी गलत है। संसद के दोनों सदनों की तथा विधानसभाओं के निर्वाचित तो मनोनीत सदस्य, ये गलत है, ये वाला सही है।
संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, आपका लोकसभा, राज्यसभा प्लस स्टेट प्लस दिल्ली एंड पुडुचेरी, इसके विधानसभाओं के सभी सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सभी सदस्य, निर्वाचित ध्यान में रखिए, निर्वाचित सभी सदस्य, और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 312। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेखित किया गया है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आर्टिकल 54 कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है आर्टिकल 54। आर्टिकल 55 कहता है कि क्या प्रणाली होगी, क्या प्रोसेस होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो वो 55 में है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 313। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 60 है। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है उसका प्रतिज्ञान के बारे में उल्लेखित करता है। वह कहता है कि प्रत्येक राष्ट्रपति को, प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय की जो ज्येष्ठ न्यायाधीश है यानी सीनियर न्यायाधीश है, उसके समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। अगर वह भी अनुपस्थित है तो जो भी वरिष्ठ होगा उसके सीनियर, तो वह उनको शपथ दिलाएगा, यानी राष्ट्रपति के शपथ की बात उसमें कही गई है। तो आर्टिकल जो है 60 में राष्ट्रपति के शपथ एवं अभिपुष्टि के संदर्भ में कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 314। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित या माफ करने या कम करने की शक्ति से परिभाषित है? इसको बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं। आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 में इन सब का वर्णन किया गया है। ध्यान में रखें कि ये तो राष्ट्रपति करता है, क्या राज्यपाल को भी ऐसा प्रावधान है? तो आप कहेंगे हाँ, आर्टिकल अनुच्छेद 161 में राज्यपाल क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति राज्यपाल को। आर्टिकल 161, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को और आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 315। भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा का अधिकार है? आर्टिकल 72 में, अभी जस्ट आपने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 316। भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी को दंड को क्षमा करने, प्रविलंबित करने या कम करने की शक्ति है? तो राष्ट्रपति को है और दूसरा किसको है? आपका राज्यपाल को है। राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत और राज्यपाल को 161 के तहत है। तो ये शक्तियां हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 317। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? 72 के तहत। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं एसएससी जीडी में कई बार ये पूछ लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है कि, देखिए इसमें एक स्टेटमेंट है उसके बारे में कहा गया। पहले आर्टिकल 57 में हम समझते हैं क्या कहा गया। देखिए 57 ये कहता है, 55 ये राष्ट्रपति से संबंधित है, 54, 55, 56, 57। तो 57 ये कहता है कि यदि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पर कार्य कर चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर
फिर से चुनाव के पात्र होगा। क्या राष्ट्रपति का चुनाव एक व्यक्ति कई बार लड़ सकता है? क्या इसका बाउंडेशन है कि एक ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के बाद वह दोबारा लड़ नहीं सकता? तो ऐसा कहीं बाउंडेशन नहीं है। एक व्यक्ति चाहे वह कई बार से राष्ट्रपति रहा हो, फिर भी वह चुनाव लड़ सकता है, या अगर वो कभी नहीं बना है तो भी वो लड़ सकता है। यानी कि उसके चुनाव का जो प्रोसेस है, उसमें एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ के चयनित हो सकता है। तो देखिए इसमें कहता है एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर या है या पहले से रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। ये बात एकदम सही है। ये कहता है संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की जाएगी और संविधान के अनुसार सीधे उसके द्वारा उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। नहीं, ये तो नहीं है, क्योंकि 57 में केवल यही कहता है कि कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, उसके वो पात्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। सी क्या कहता है राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने की तिथि से 5 वर्ष के बाद पद धारण करने का, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर डी कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। नहीं, ये निर्वाचित सदस्यों के शामिल होने का इसमें नहीं है। आर्टिकल 54 ये कहता है कि जो निर्वाचन है वो 54 में कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात, निर्वाचन प्रोसेस की बात 55 में कहता है। इसमें कहता है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यूटी में केवल दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 319, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है? तो आर्टिकल 58 ये कहता है, अनुच्छेद 58 इसमें कहता है कि कोई व्यक्ति जो है वह राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए तभी पात्र नहीं हो सकता यदि उसकी आयु 35 वर्ष से कम है, या वह भारत का नागरिक नहीं है, या लोकसभा के सदस्य के चुनाव के योग्य नहीं है, तो वह नहीं हो सकता है। यानी कि 3 टर्म इसके मेन इंपॉर्टेंट है कि वह नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण किया हो। तीसरा क्या कहता है, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य, होने के योग्य होने के योग्य हो, तो आर्टिकल 58 के तहत इसकी बात कही जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 320, क्वेश्चन नंबर 320 में कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? आर्टिकल 52 में ये कहता है भारत का केवल, आर्टिकल 52 से आपका शुरुआत है, तो 52 में ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 में कहता है। 54 में क्या कहता है, निर्वाचन के बारे में। 55 में ये कहता है कि निर्वाचन की रीत क्या होगी, क्या प्रणाली होगी, क्या प्रोसेस होगा। ये 56 की अगर बात करें तो अवधि की बारे में करता है। 56 जो है अवधि के बारे में बात करता है कि कितनी अवधि तक राष्ट्रपति रह सकता है। और 59 की बात करें, 59 अच्छा 59 की बात करें तो इसमें जो है आपका पद की शर्तें हैं, पद की शर्तें। 58 की बात करें तो 59 तो हो गया। 58 में बात करें तो 58 में निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं हैं। इसमें निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं 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 जैसे
भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए की हुई हो, वह लोकसभा में सदस्यता ग्रहण करने योग्य व्यक्ति होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तो ये सब योग्यताएं होनी चाहिए 58 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 321। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो आप कई बार पढ़ चुके हैं, बीबी गिरी, ये भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 322। 322 में कह रहा है निम्नलिखित में किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है? तो सबसे पहले ये आप ध्यान रखिए कि महाभियोग तभी प्रोसेस में पूरा होगा जब वो संविधान का उल्लंघन किया हो। यानी कि आर्टिकल 61 के तहत ये कहा जाता है कि संविधान का अगर उल्लंघन का आधार है, जो संविधान के उल्लंघन का आधार है, तो उस पर महाभियोग प्रक्रिया लागू होगी। महाभियोग प्रक्रिया चाहे लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन का 1/4 सदस्य से ये प्रस्ताव आएगा और इनसे दोनों को सम्मिलित किया जाए तो 2/3 से पास होगा, ये प्रस्ताव पास होगा, तब वो महाभियोग प्रोसेस पूरा माना जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग प्रोसेस लाया जाता है, महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है। किसके तहत? आर्टिकल 61 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 323। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो 61 जो महाभियोग से संबंधित है, जस्ट अभी आपने पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 324। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद को से हटाने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है, महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। आर्टिकल कितने में है? 61 में है। आर्टिकल 61 में है। लोकसभा और राज्यसभा इस सदन में आता है, उसका 1/4 व्यक्तियों से प्रस्ताव आता है और जब पास होना होता है तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का 2/3 से वो पास हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 325। राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों तथा अन्य दस्तावेजों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है? तो उक्त प्रकार से जो भी राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए नियम होते हैं, विनिर्दिष्ट किए हैं, उसी के अनुसार ये प्रमाणित होगा। क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा जो आदेश जारी किया, निष्पादन किया गया है, आदेश जारी किया गया, दस्तावेज जारी किया गया है, तो राष्ट्रपति से ऊपर कोई होता नहीं। तो प्रमाणित कौन करेगा? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रमाणित होगा। राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्दिष्ट किए गए उसके अनुसार होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 226। सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 60 दिनों के। 60 दिनों में तो आप कहेंगे कि 75 दिन, 90 दिन, 120 दिन, तो इसमें आपका 60 दिन है। 60 दिन में जो सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिन के भीतर उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव होना बहुत जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 327। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों में सत्र में ना होने पर भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार है कि किसके तहत वो सत्र का आह्वान कर सकता है? तो आर्टिकल 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति है। अच्छा, जब ये अध्यादेश जारी करता है तो 6 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। तो आर्टिकल 23 इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 328। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 329। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 329 कहता है कौन सा कथन सत्य है? उपराष्ट्रपति का चयन 7 वर्षों की अवधि के लिए होता है।
नहीं, ये तो गलत है। उपराष्ट्रपति का चयन 6 वर्षों के लिए होता है, ये भी गलत है। उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्षों की अवधि के लिए होता है, सही है। 4 वर्ष के, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जो उपराष्ट्रपति का जो चयन होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल आर्टिकल 67 के तहत उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की जो तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद को धारण करेगा, ये आर्टिकल 67 में इसका वर्णन किया गया है। और इसमें ये कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल आर्टिकल 63 में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 330, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे? भारत के पूर्व राष्ट्रपति की जो हायरार्की आपने देखी थी पिछले वाले सेशन में, हमने आपको बताया था कि कौन कौन भारत के राष्ट्रपति के पद पर अब तक रहे हैं। तो KR नारायण ये भी रहे हैं, शंकर दयाल शर्मा ये भी रहे हैं, ज्ञानी जैल सिंह भी रहे हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह ये नहीं रहे हैं, बल्कि ये प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष और विजिटर होता है? तो आप ये जानते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो सभी विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष या विजिटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 332, किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पैकेट वेटो का उपयोग किया था? तो ये बहुत फेमस व्यक्ति थे, ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह ने पैकेट वेटो का प्रयोग किया था। पैकेट वेटो का एक ही बार प्रयोग हुआ जो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। पैकेट वेटो होता क्या है? अगर कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर आता है राष्ट्रपति के पास, तो उस पे वह अपने पास रख लेता है, उसको सहमति नहीं देता है, सहमति भी नहीं देता है, असहमति भी नहीं देता है, असहमति भी नहीं देता है, ना तो सहमति देता है ना असहमति देता है, उसको अपने पास रख लेता है, अपने पास सुरक्षित रख लेता है, सुरक्षित रख लेता है। ना तो हाँ करेगा ना ही ना करेगा, अपने पास सुरक्षित रख लेगा। तो इस प्रकार के वीटो को कहते हैं पैकेट वीटो। और राष्ट्रपति इसको जो है पैकेट वेटो को यूज कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर विधेयक संशोधन 1986 में किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 333, केंद्र राज्य और अंतर राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य अंतर राज्य परिषद नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? तो ये है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका वर्णन कहां पर है, कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 263 में अंतरराज्य परिषद की नियुक्ति, इसमें जो विवाद होते हैं, जो परिषद की स्थापना है, परिषद की स्थापना आर्टिकल 263 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 334, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? तो ये राशि होती है 15,000 रुपए। 15,000 रुपए जो भी इच्छुक व्यक्ति है वो जमानत राशि जमा करके फिर वह उपराष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति के लिए जो होता है 20 प्रस्तावक होने चाहिए, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। और राष्ट्रपति की बात की जाए तो इसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 335, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो यह है आर्टिकल 66, आर्टिकल 66
जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।